हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हम लोग करंट अफ़ेयर्स को 2 तरीके से तैयार कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सेकंड फ़ेज़ में लेकर के आया हूँ। सेकंड फ़ेज़ यानी कि कल जो मैंने आप लोगों को करंट के टॉपिक डिस्कस किए थे, उन टॉपिक्स का एमसीक्यू रिवीज़न के तौर पर, जिसे हम फटाफट रिवीज़न करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि 24 घंटे के अंदर आपका एक रिवीज़न प्रॉपर हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें सभी इंपॉर्टेंट किस तरीके से एमसीक्यूज बन सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें तैयार हो सकती हैं। और आप ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी तरीके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी जो टेलीग्राम है इस क्लास के लिए उसको जॉइन नहीं किया है, तो इसको आप जॉइन कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये मेरा एक छोटा-सा इंट्रो है। यूपीपीसीएस सेलेक्टेड 3 टाइम्स आईएएस इंटरव्यू फेस, 17 इयर्स प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर। और ये मेरा टेलीग्राम का सॉरी यूट्यूब का लिंक है, जिसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा-सा प्रेजेंटेशन चेंज किया है, क्वेश्चन वही है, टॉपिक वही है, बस एक प्रेजेंटेशन थोड़ा-सा बेहतर दिखाने की मैंने कोशिश किया है। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि निर्भय चेतना के पहल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपेन है, यानी कि लैंगिक संवेदनशील कैंपेन है। ठीक है। दूसरा, यह विशेष अभियान विशेष रूप से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को लक्षित करता है, यानी कि जो पंचायती प्रणाली में जो पुरुष चयन होकर के आए हैं, इलेक्टेड होकर के आए हैं, उनके लिए है। और इसके प्रत्यक्ष परिणाम में कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 और 16 की प्राप्ति से जोड़ा गया है। इसके परिणामों को, यानी कि सतत विकास लक्ष्य के जो लक्ष्य नंबर 5 है और 16 है, उससे जोड़ा गया है। निम्न में से कौन-सा कथन सही है? ये आपको बताना है। और ये मैंने कल आप लोगों को पहला टॉपिक डिस्कस किया था। आपको पता होना चाहिए, फटाफट मुझे इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इसमें से कौन-सा कथन सही है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, निर्भय चेतना बिल्कुल सही बात है कि कैंपेन शुरू किया गया है। पंचायती राज प्रणाली में, यानी कि जो ग्राम पंचायत वगैरह हैं, नगर पंचायत वगैरह है, उनमें पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील, अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल बनाने का ये कैंपेन है, 17.5 लाख। लेकिन ये प्रणाली ध्यान रखिएगा वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए नहीं है, इसलिए ये गलत है। बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है। 5वां और 16वां आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके लिए बिल्कुल सही है। आंसर है बी। ये आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, समझौता एक्सप्रेस के विकास क्रम के संदर्भ में निम्न घटनाओं का कालक्रमिक ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए कि कौन-कौन सी घटनाएँ कब-कब हुई। समझौता एक्सप्रेस, मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि 1976 में उन आपकी समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई थी भारत से। तो वो आप समझ सकते हो। पंजाब में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय टर्मिनल को अमृतसर से अटारी कर दिया गया, एक। दूसरा, शिमला समझौते के बाद अमृतसर लाहौर के बीच दैनिक रेल सेवा शुरू की गई थी, ये रही। और तीसरा, इस सेवा को स्थायी रूप से दैनिक से बदलकर वाई वीकली सर्विस कर दिया गया, यानी सप्ताह में 2 बार कर दिया गया। अब बताइए कौन सी चीज पहले? तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि भाई 1972 का शिमला समझौता 76 में ये शुरू की गई, ठीक है, 1976 में। और ये 1980 में ये हुआ कि भाई टर्मिनल इसका चेंज कर दिया गया। तो आंसर दो, एक, दो और एक किस में आता है? इसमें आता है, ये रहा आंसर, हो गया 2, 1, 3। ये सबसे बाद में है, सुरक्षा कारणों की वजह से इसको प्रतिदिन के बजाय क्या कर दिया गया? सप्ताह में 2 बार कर दिया गया। बिल्कुल सही है, आज से 50 साल पहले शुरू की गई थी ये। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सिस्टम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र शारंदा को त्रिपुरा राज्य से संबद्ध जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके, अब ये मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज कराना है। ओके एवरीवन, ध्यान रखना,
फटाफट इसको रिवाइज करेंगे। जितना जल्दी आप उसको रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, तो यहाँ उसी तरीके से चीज़ें हो जाएँगी। जीआई टैग का कानूनी ढांचा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1990 से प्राप्त होता है। जीआई टैग पंजीकरण एवं प्रवर्तन की व्यवस्था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा संचालित की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सही नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया है। ध्यान से समझने की जरूरत है, कौन सही नहीं है, इसका मतलब कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है इसमें से? देखिए, पहला बिल्कुल सही है, सारिंदा को दिया गया है, बिल्कुल सही है। 99 के एक्ट से ये लागू होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत आपका ये है, यानी कि केवल 3 ये गलत है। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं करता, बल्कि इसे आपका कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क जो विभाग है चेन्नई का, वो करता है इसको। और ये जाकर के आप पढ़ लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरी वो क्लास नहीं देखी है, मेरी पीपीटी नहीं देखी है, जाकर के पहले पूरी क्लास सुने, कान में लगा करके सुने, रिवाइज करें, बार-बार करें। और ध्यान रखना, मैं जो रात को क्लास में ये देता हूँ आप लोगों को, करंट अफेयर एट द वन प्लेस, वो ध्यान रखिएगा, कान में लगा करके सुनते रहिए, किचन में काम करते रहिए, ठीक है ना? कहीं भी ट्रैवल करते रहिए, आराम से सुनते रहोगे तो करंट आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा बेटा, ऐसे ही तैयार हो जाएगा। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यहां पर रिवीजन कर लीजिए इसको। ठीक। अगला है लाइफ साइंस सुपर कंप्यूटर को लेकर क्वेश्चन है। इसके कथन और कारण से संबंधित 2 क्वेश्चन है। कथन है, हाल ही में सूचीबद्ध चीनी सुपर कंप्यूटर प्रणाली लाइनसाइन आधुनिक मुख्य धारा के एक्साकेल सुपर कंप्यूटर की तुलना में एक विशिष्ट वास्तुशिल्पी परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि बिल्कुल अलग है, मुख्य धारा के कंप्यूटर से बिल्कुल अलग है। यह समकालीन सुपर कंप्यूटर जो बड़े पैमाने पर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू का पर निर्भर करते हैं, उनसे भिन्न लाइनसान ने अपनी शीर्ष स्तरीय एक्साकेल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करके प्राप्त किया है, यानी सीपीयू के थ्रू ये आया है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही है, आर आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। अब बताइए कथन और कारण। तो आपको बता दें कि अभी चीन के लाइनसैन कंप्यूटर ने दुनिया के नंबर 1 कंप्यूटर का ताज हासिल किया है, और वो बिल्कुल सही है कि वो सीपीयू पर बेस्ड है, जबकि मुख्य धारा के जो कंप्यूटर होते हैं वो सीपीयू और जीपीयू दोनों को मिक्स करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन इसने सीपीयू का यूज करके बनाया है, इसलिए ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से लिंक भी है। आंसर है आपका ये। ओके। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने उसको डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए। अब इसके संशोधनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2020 के संदर्भ में संशोधन के अंतर्गत एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ द्वारा दूसरे एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ के विदेशी अंशदान को हस्तांतरण पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी कि एक रजिस्टर्ड एफसीआरए दूसरे रजिस्टर्ड एफसीआरए एनजीओ को पैसा नहीं दे सकता। एक बंद कर दिया। विदेशी अंशदान को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस पर खर्च करने की अधिकतम सीमा 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है। ओके। तीसरा, समाचार पत्रों के एडिटर पब्लिशर्स को विदेशी अंशदान प्राप्त करने की अनुमति है, बशर्ते कि वे अलग घरेलू बैंक खाते का जो डोमेस्टिक लेजर अकाउंट है उसको बनाए रखें। बताइए निम्न में से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1 2 3, सभी तीनों कौन से सही हैं? अब आप जाकर के पढ़िएगा। कल ही आपका सरकार ने इसको चेंज किया, मैंने आपको पढ़ाया, और अच्छे तरीके से ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा क्या है। तो देखिए, यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहला वाला प्रतिबंधित कर दिया गया है। दूसरा भी सही है कि 50% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च से 50% से घटाकर 20% कर दिया गया है। तीसरा, इनके लिए अलग से सेपरेट इनको अंशदान प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, इनको अनुमति ही नहीं है। केवल एनजीओ हैं जिनको एफसीआरए के थ्रू रजिस्टर्ड कराने पर विदेशी पैसा लेने की अनुमति तो है, लेकिन उनके लिए अलग से पंजीकृत कराना होगा, और दिल्ली में एसबीआई की मुख्य जो ब्रांच है उसमें जाकर के एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा, पैसा उसी में आएगा, और एनुअल ऑडिट भी कराना पड़ेगा, एनुअल रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी कि कहां कहां पर कैसे कैसे खर्च किया है। इसलिए एडिटर पब्लिकर्स को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, और जाकर के इसको पढ़ लीजिए डिटेल में। यस, ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आंसर हो गया 1 और 2, ये गलत है। ओके। एंशियंट डीएनए
प्लेग डिस्कवरी का संदर्भ है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एंशियंट डीएनए विश्लेषण के माध्यम से साइबेरिया के 5500 वर्ष पुराने मानव कंकाल अवशेषों में प्लेग महामारी के सबसे पुराने ज्ञात आनुवंशिक प्रमाण, ओल्डेस्ट नॉन जेनोमिक फुटप्रिंट की खोज की है। सबसे पुराने प्लेग बीमारी के जीनोम की खोज की है, उसके फुटप्रिंट की। और उस संदर्भ में निम्न में से कौन सा जैविक कारक, बायोलॉजिकल एजेंट इस संक्रामक रोग का रोगजनक कारक है? बताइए, कौन सा जो जैविक कारक है जो इस बीमारी का कारण बन जाता है? यर्सीनिया पेस्टिस, विब्रियो कॉलेरी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बैसिलस एंथ्रेक्सिस। तो ये मैंने बहुत आसानी से आपको बताया था भैया कि इसको आराम से याद कर लीजिएगा। प्लेग की बीमारी के लिए जो बैक्टीरिया है वो है आपका यर्सीनिया पेस्टिस। ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अंबुबाची मेला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तीर्थ यात्रियों एवं तांत्रिक साधनों की विशाल संख्या के कारण इसे महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नंबर 2, यह उत्सव असम के नीलाचल हिल स्थित गॉडेस कामाख्या यानी कामाख्या देवी के प्रतीकात्मक वार्षिक मासिक धर्म का प्रतीक है, मासिक धर्म का। और यह 4 दिवसीय उत्सव के दौरान मंदिर के खुले सेंक्टोरम में, गर्भगृह में व्यापक सार्वजनिक पूजा, विस्तृत बलि अनुष्ठान का आयोजित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत नहीं है? बताइए, कौन सा कथन गलत नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन गलत नहीं है, इसका मतलब कौन सा कथन सही है। यूपीएससी ट्रैप, ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल सही है। असम के कामाख्या देवी मंदिर में मनाया जाता है। इसे महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से प्रमुख यही माना जाता है। तंत्र साधना का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। दूसरा, नीलाचल स्थित कामाख्या देवी गुवाहाटी में स्थित है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तीसरा, ये 4 दिवसीय उत्सव तो होता है, लेकिन इसमें 3 दिन तो मंदिर ही नहीं खुलता है। और 4 दिन खुले गर्भगृह में ऐसी कोई अनुष्ठान वगैरह वहां नहीं होते, उसके बाहर के हिस्से में होते हैं। अंदर गर्भगृह में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए यह गलत है और आंसर है आपका 1 और 2। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म कमेटीज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोठारी कमेटी 1979, उन्होंने कहा कि प्रीलिम एग्जाम शुरू करने की सिफारिश की, जीएस और ऑप्शनल। एक। दूसरा, अलग कमेटी सन 2000 की, और अलग कमेटी ने कहा कि सीसेट का सुझाव दिया ऑप्शनल पेपर को बनाए रखने के साथ, कि भाई ऑप्शनल और जीएस होना चाहिए, लेकिन सीसेट के बारे में विचार करिए। तीसरा, खन्ना कमेटी, 2 कॉमन पेपर, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2 सेकेंड यानी कि सीसेट, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया। सीसेट का इंट्रोडक्शन इन्होंने सुझाव दिया था। निम्न में से कितने सही मिलान हैं? 1, 2, 3, कितने सही हैं बताइए? तो इसका आंसर है सभी तीनों, बिल्कुल सही है। याद कर लीजिए, मैंने आपको 5 से 6, 7 मैंने बताए थे, 6, 7 पूरी लिस्ट दी थी, उसको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, अब बताइए आज का ये एमसीक्यूज आपको कैसे लगे, किस तरीके से लगे, और अच्छे तरीके से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए। और जिन्होंने इसको देख लिया है, अब जाकर के फिर से देखिए कहां कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज आपको याद नहीं है। लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा, जो मैं आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूं उसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।